be the spokesperson for India, that is Bharat. अब रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि क्या ईरान बहुत नजदीकी के साथ चाइना के साथ में काम कर रहा है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। और इवन ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं वो एक चाइनीज टूल की तरह काम कर रही हैं इन द रीजन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये जो इंटेल रिपोर्ट है ये सिर्फ एक जगह पब्लिश की गई है, दैट इज न्यूज 18। अब जब उसके बाद में मैंने सर्च किया, क्योंकि निगरानी करना, स्क्रूटनी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा दायित्व, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैंने बाकी जगह इसको सर्च किया तो मुझे काफी सारे आर्टिकल्स नहीं मिले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके बारे में कोई भी आर्टिकल्स नहीं मिले हैं। हो सकता है धीरे धीरे एनडीटीवी या फिर इंडिया टुडे इस आर्टिकल को पब्लिश करें, बट जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है तब उसके बाद में मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी। अब हालांकि ये चीज मेंशन तो की जा रही है, बट इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर जो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान हमें आज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरा इकोनॉमी जो है वो इफेक्टेड है, हर एक रीजन की इकोनॉमी इफेक्ट कर रही है, बट रशिया इज गोइंग टू बी द रियल विनर ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। रशिया जो है इस कन्फ्लिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट और रियल विनर हो सकता है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि ईरान आईआरजीसी इज वर्किंग एज चाइनीज टूल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो हेलो फ्यूचर लीडर्स, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड आप हैं यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी के ऊपर। अब होता यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप सबको मैं बार बार बता चुका हूं, आपने काफी सारे शॉर्ट्स, रील्स, बहुत कुछ देख लिया होगा। जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। यानी कि अगर इसके ऊपर कंट्रोल आ जाए या इसको ब्लॉकेट कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो पूरे विश्व भर में जो 20% ऑयल की सप्लाई होती है टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग देश हैं, वो रुक जाएंगे। यानी 20 मिलियन बैरल्स पर डे इस पूरे के पूरे रूट से सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इंडियन वेसल्स हो, चाइनीज वेसल्स हो, रशियन वेसल्स हो, व्हाट नॉट, सारे वेसल्स यहीं से पास ऑन होते हैं। मतलब सारे का मतलब जो 20% ग्लोबल सप्लाई है वो यहीं से पास ऑन कर रही है। और इसका इंपैक्ट अब धीरे धीरे हर एक रीजन में हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन आप तो ये बोलेंगे कि सर चाइना को क्या जरूरत पड़ गई, यानी मतलब चाइना को ऐसा क्या हो गया कि वो ईरान की आईआरजीसी को ये बोलता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर दीजिए या बंद कर दीजिए, जब ईरान ने ऑब्वियसली चाइनीज वेसल्स को अलाउ कर रखा है। और सिर्फ चाइनीज वेसल को नहीं, इवन रशियन वेसल्स को भी अलाउ कर रखा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जा सकती हैं। क्यों? जिस तरीके से चाइना और रशिया ने स्टैंड लिया जब यूएस और इजराइल एक साथ ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कंडेम भी किया था। जैसे चाइना हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, हमास हो, सबने निंदा की थी, सबने कंडेम किया था जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया था। और इवन इन्होंने यहां तक कहा था कि यह कन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। चाइना की तरफ से यह ज्यादा रिस्पांस आया था कि हां, इस कन्फ्लिक्ट को जल्दी जल्दी रोका जाए। जो भी पार्टीज इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें यह समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा सकती है और उसका इफेक्ट हर एक रीजन, हर एक नेशन में देखने को मिल रहा है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट बात यहां पर यह है कि जब इनके वेसल्स को अलाउ कर रखा है तो चाइनीज टूल की तरह इस्तेमाल करने का क्या सेंस बनता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन से पूरी अनअकैडमी की जो टीम है वो यूपीएससी मंजिल इवेंट में इन्वॉल्व थी, इसलिए आपको कम वीडियोस भी देखने को मिल रहे थे। एंड हां, प्लीज आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई भी वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ अपडेशन, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आप सोच पाते हैं? क्या आप सवाल खड़ा कर पाते हैं? क्या आप ओपिनियन बना पाते हैं? तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हमारा यूपीएससी का बहुत ही लोएस्ट प्राइस चल रहा है 16,999 में, जिसमें 60% ऑफ है प्लस डबल वैलिडिटी। यानी आप 9 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो 9 महीने का कोर्स आपको फ्री मिलेगा, सेम 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खास फीचर है सीएससी अश्योर, यानी अगर आप 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा का कोर्स खरीदते हैं तो आप अगर हमारे साथ में जो पहला अटेम्प्ट देंगे और वो किसी कारणवश आप नहीं निकाल पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो हमारे ऊपर होगा। आपको 1 रुपया भी उसके लिए देना नहीं चाहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, YUVI50, राइट। और इस तरीके से जो रैंक 1 है वो हमारे ऑनलाइन पेड क्लासरूम प्रोग्राम का ही हिस्सा थे। अब उस सवाल का मैं जवाब दूंगा कि चाइनीज टूल की तरह क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और स्पेशली अब आप ये बोलेंगे सर चाइनीज वेसल्स को क्यों और रशियन वेसल्स को क्यों, इंडिया को भी तो अलाउ कर रखा है। और ये साफ साफ जो ईरान के मिनिस्टर थे खतीब बज़े, अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा था कि ईरान इंडियन वेसल्स भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जा सकते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था कि यूएस ने क्यों टारगेट किया ईरानियन शिप को इन इंडियन ओशन। उसके बारे में मैं शॉर्ट बना चुका हूं, बात कर चुका हूं, अपना स्टैंड भी दिखा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। अब बात यह है कि इंडिया के वेसल हों, चाइना के वेसल हों, रशिया के वेसल हों, वो सारे तो अलाउ हुए जा रहे हैं। हाँ, यूएस के वेसल अलाउ नहीं हो रहे, इजराइल के वेसल अलाउ नहीं हो रहे, बाकी यूरोपियन नेशन के भी वेसल अलाउ नहीं हो रहे। हालांकि काफी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यूरोपियन वेसल्स को भी इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। बट बात यह है कि आईआरजीसी साफ साफ ये कह देती है कि जो ये वेसल जा रहे हैं ना, हम गारंटी नहीं ले सकते कि इनके ऊपर अटैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हो रहा है और फिर उसके बाद में यूएस इजराइल मिसाइल दाग रहा है या फिर जो भी तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसमें हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को गारंटी करें ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया की लगभग 36 ऐसी वेसल्स हैं जो उसी एरिया के अराउंड स्टक हैं। हालांकि वो सेफ हैं और जो भी कदम लिए जा सकते हैं वो कदम लिए जा रहे हैं, स्पेशली ये इंडियन ऑफिशियल ने कहा है। तो सेम केस
चाइनीज वेसल के साथ भी हो रहा है, रशियन वेसल के साथ भी हो रहा है। क्यों? मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आप सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट देखेंगे, नॉट वन, नॉट इवन बीजिंग इज गेटिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि परमिशन दे दी है, अटैक नहीं होंगे, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी गारंटेड नहीं है। क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है, चाइना के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो चाइना हो या रशिया हो, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। और स्पेशली चाइना, जो कि अपनी 40% जरूरतों के लिए, जो कि ऑयल की जरूरतें हैं, वो इस रीजन पे डिपेंड करता है। इवन जो 30% लिक्विफाइड या लिक्विड नेचुरल गैस है, उसके लिए भी इस रीजन पे डिपेंड करता है। और आप जब डेटा देखेंगे इनका, क्योंकि जब इन्होंने सैटेलाइट से ट्रैफिक देखा पूरा, तो आप देखिए ये अलग-अलग डेट है, 2/17, 2/19, 2/21, 2/23, 2/25, 2/27, ये अलग-अलग डेट है इसी के अंदर। मतलब आप यहाँ तक आ सकते हैं, तो ये 2024 है, 2025 और ये 2026 है। और स्पेशली ये 3 मार्च, मतलब फरवरी 17 से लेकर 4 मार्च तक का डेटा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 17, 19, 21, 23 फरवरी से लेकर मार्च का डेटा है। तो जहाँ पे एप्रोक्सिमेटली 150 वेसल्स पास ऑन कर रही थी, और एप्रोक्सिमेटली यहाँ पे तो 190 भी जा चुकी थी फरवरी के आसपास। अब वो देखिए यहाँ पे आके 27 फरवरी से, जिसके बाद में जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, आप देखिए कौन कितनी शिप्स में गिरावट आई है। मतलब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शिप, मतलब 1 या 2 शिप जो है या वेसल जो है, वो पास ऑन कर पा रहे हैं। तो हाँ, इन्होंने एक परमिशन दे दी होगी, बट ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है एक्चुअली के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चाइना की नीड्स हैं या जो रशियन नीड्स हैं, स्पेशली रशिया तो फिर भी जो एनर्जी सप्लाईज हैं या फिर ऑयल सप्लाईज हैं, उनमें सशक्त है, और वो डिपेंड नहीं करता बाकी मोस्टली कंट्रीज के ऊपर, वो तो सप्लाई करता है। बट चाइना जरूर डिपेंड करता है इस पूरे रूट के ऊपर। और इसीलिए चाइना बोलता है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, बिकॉज ये ग्लोबल कंसर्न है, पूरे विश्व के लेवल पे चिंता का विषय है इसके बारे में। और अभी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, और इवन वीडियो भी उसके वायरल हुए हैं, कि जो ट्रंप के ऑफिशियल्स हैं, वो साफ-साफ ट्रंप को ये कह रहे हैं कि ईरान वॉर से जितना आप जल्दी एग्जिट ले सकते हैं लीजिए। आपको या तो पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिलेगा, या फिर जो ग्राउंड पे अमेरिकन लोग हैं, स्पेशली जो मागा सपोर्टर्स हैं, उनकी उनकी तरफ से भी आपको बैकलैश देखने को मिल सकता है। स्पेशली जिस तरीके से ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर डाउट किया जाएगा, शक किया जाएगा, और इवन आपके इंटेंशंस को भी डाउट किया जाएगा। अब हालांकि इन्होंने तो कह दिया है कि वॉर इज गोइंग टू कमिंग सून, मतलब वॉर जो है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 115 पर डॉलर बैरल जा चुका था, और फिर उसके बाद में ईरानियन जो स्पोक्स पर्सन है, उनका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, बोल रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो वी आर तो रेडी, क्योंकि 200 डॉलर पर बैरल चले गया तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक जगह उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और फिर सारे के सारे नेशन क्वेश्चन करेंगे यूएस और इजराइल के इंटेंशन को। मैं पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, जहां पे ये तो कहते हैं कि जल्दी से वॉर खत्म हो जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं, कुछ अभी तक नहीं किए हैं, कुछ उद्देश्य हमारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन ईरान के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि ईरान ये बताएगा, ईरान ये डिटरमाइन करेगा कि वॉर कब एंड होने वाला है। ये इनका स्टेटमेंट आया जब ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और ये प्रेशर क्रिएट होना ही होना था। और उसके बाद में G7 नेशंस, क्योंकि 2022 में जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के अंदर, तब भी ये सोच रहे थे कि क्या जो सप्लाईज हैं वो हमें प्रॉपर्ली मिलेंगे, क्योंकि फिर प्राइस के दाम, जो ऑयल के दाम है, वो बढ़ते जा रहे थे। अब G7 नेशंस ये कहते हैं कि हमने एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि जो इनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, जहां पे मान लीजिए कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की सिचुएशन होती है, तो इनके पास में ऐसे ठिकाने होते हैं जहां पे ये ऑयल को रिजर्व करके रखते हैं। अब बताया जाता है कि इनके पास में 1.2 बिलियन बैरल समथिंग जो है ऑयल है, और उसमें ये डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पूरा विचार कर रहे हैं कि 20 to 30% हमें रिलीज करना चाहिए, जिससे जो प्राइस शॉक है वो कम हो जाए। हालांकि जब ये स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद से हमें 100 डॉलर पर बैरल जो प्राइस है, उससे कमी थोड़ी देखने को मिल रही है। और स्पेशली ये जब स्टेप लिया गया, तब भी हमें देखने को मिलता है कि जो ऑयल के दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पर जहां पे बात ये थी कि सर चाइनीज टूल की तरह कैसे इस्तेमाल हो रहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, इसी इंटेल नोट की वजह से, इसी इंटेलिजेंस सोर्स की वजह से वो ये कहते हैं कि आईआरजीसी क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो ईरान का इंफ्लुएंस दिखा सके इस पूरे रीजन के अंदर। और जब ईरान का इंफ्लुएंस बढ़ेगा और उसमें चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइनीज टूल की तरह काम कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का तो जो दबदबा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको चैलेंज किया जाएगा। और वो अब जो उसके अलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो चैलेंज कर भी रहे हैं कि आपने हमें सेफ्टी के लिए बात की थी, सिक्योरिटी के लिए बात की थी, कहाँ है आपके डिफेंस सिस्टम, राइट? कहाँ पे आपकी गई सिक्योरिटी? आप तो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में मैंने शॉर्ट बनाया था। तो बात यहाँ पे ये है कि ये रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि आईआरजीसी के पास में क्या एक घोस्ट फ्लीट है। मतलब एक ऐसा फ्लीट का मतलब होता है बहुत सारी शिप्स, तो इनके पास में लगभग 250 से 400 पुराने ऑयल टैंकर्स हैं, जिन्हें घोस्ट फ्लीट कहा जाता है, बिकॉज इनको ट्रैक करना आसान नहीं है, डिटेक्ट करना आसान नहीं है, और इन्हीं शिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सीक्रेटली ईरान अपने ऑयल को जो भी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है, जहां पे भी डिमांड है वहां पे पहुंचा जा सकता है। स्पेशली इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। सेम आपको रशिया में भी देखने को मिला था, जो शैडो फ्लीट और घोस्ट फ्लीट की हम बात करते हैं, काफी बार उनको टारगेट भी किया गया, डैमेज भी किया गया। अब होता यह है कि इनको घोस्ट फ्लीट इसलिए कहा जाता है कि अपने ट्रैकिंग सिस्टम को ये बंद कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, अपने नाम बदल लेते हैं, फिर यहाँ पे इनके झंडे जो हैं अलग-अलग होते हैं, कभी पनामा के नाम पे, कभी कुछ कोरोमोस आइलैंड के नाम पे, जिससे कि इनको डिटेक्ट ना किया जा सके। और कहाँ तक ये भी जाता है कि ऑयल को काफ़ी बार जो पास की कंट्रीज़ हैं, जैसे ओमान, यूएई, वहाँ पे तैनात कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी बार ये शक होता है कि क्या ये ईरान से ही निकली हैं? क्या इनका ओरिजिन जो है वो ईरान से ही है, जिससे कि ये डिटेक्ट ना हो और जहाँ इनकी जो भी डेस्टिनेशन वहाँ पहुँचा पाए, स्पेशली चाइना। और माना यह जाता है कि चाइना जो है बिगेस्ट बायर है, लार्जेस्ट बायर है इस डिस्काउंटेड ईरानियन ऑयल का, और पेमेंट्स किए जाते हैं चाइनीज करेंसी युआन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिससे कि ईरान जो है बाईपास कर पाता है जो यूएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप डॉलर में पेमेंट करते हो। और फिर उसके बाद में जो डीलिंग है वो इसी तरीके से होती है कि ईरान को कुछ चाहिए तो
वो चाइना का युआन का इस्तेमाल करेंगे या फिर कहीं पे भी युआन की करेंसी और इस्तेमाल की जा सकती है, मान लीजिए रशिया में इस्तेमाल की जा सकती है, तो उनके साथ में करेंगे जिससे कि ईरान की नीड्स भी प्रॉपर्ली हो। और ईरान इससे अलग-अलग रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 25 से 30 बिलियन डॉलर कमाता है, कहीं पे 70 बिलियन डॉलर का भी डेटा है, डिस्पाइट इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। एंड देन वो पैसा एलोकेट किया जाता है। कुछ पैसा जाता है कि आईआरजीसी का जो ऑपरेटिंग बजट है कहा जाता है 1 बिलियन डॉलर का है, 700 मिलियन डॉलर जो है वो जो इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हिज़बुल्लाह, हमास, इनके पास भेजा जाता है जिससे इनको पनाह दी जा सके, इनको स्ट्रांग किया जा सके जो कि इज़राइल के खिलाफ लड़े। और इसी तरीके से 85,000 बैरल पर डे डायरेक्ट ऑयल सब्सिडी दी जाती है सीरियन रिजीम को भी। लेकिन रशिया इसमें बिगेस्ट विनर क्यों बन रहा है? अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो चुका है ब्लॉक, लगभग ब्लॉक। वेसल्स इवन कंट्रीज की अलाउ भी करी जा चुकी हैं, तो भी वो आ नहीं पा रही हैं। जैसी सिचुएशन मैंने आपको बताई। हालांकि शेडो फ्लीट से ये हो रहा है पॉसिबल, लेकिन ये पूरे मार्केट को सप्लाई नहीं किया जा सकता ना। कुछ जो इनके अच्छे अलाइज हैं, जिनके साथ में इनकी पार्टनरशिप अच्छी है ईरान की, उनको ये पहुंचा रहे हैं। बट इंपैक्ट तो हर जगह देखने को मिल रहा है। बात यह है कि एक तरफ जहां पे रशिया की इकोनॉमी प्रेशर में थी, उनके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लग रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सैंक्शंस हो या फिर सेकेंडरी सैंक्शंस हो। मान लीजिए कोई कंट्री भी उनके साथ डील करती है, तो भी उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, जिस तरीके से हमारे ऊपर लगाए गए थे। जो जो कंपनीज रशियन ऑयल बाय कर रही है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, लेबर की शॉर्टेजेस है। तो रशिया को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अब हालत थोड़ा खस्ता है। और उसकी वजह से रशियन गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर चुकी थी कि हमें खर्चे थोड़े कम करने होंगे और टैक्सेस को बढ़ाना होगा, जिससे हमारे पास में पैसा ज्यादा है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक नया दरवाजा खोल दिया है रशिया के लिए। क्योंकि अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि अब कंट्रीज बाय कर सकती हैं, और हालांकि हमने कह दिया है कि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया डू नॉट वांट अ परमिशन फ्रॉम इट। बट बात यहां पे आई है कि उस स्टेटमेंट से, जो मैंने पहले भी डिकोड किया था, उस स्टेटमेंट से किसी भी एजुकेटर ने, यूट्यूबर ने, कंटेंट क्रिएटर ने ये बात नहीं करी, ये पॉसिबिलिटी नहीं बताई कि भैया आप अगर दोबारा से रशियन ऑयल परचेज बढ़ाओगे ना, आपके ऊपर सैंक्शन लगने हैं। उस स्टेटमेंट का मायना ये था। हाँ, यूएस ने जिस तरीके से स्टेटमेंट हमें दिया है कि हम 30 दिन का ऑयल वेवर देते हैं, हाँ वो ह्यूमिलेटिंग है। और उसके बाद में रिस्पॉन्स आता है कि इंडिया को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। राइट, एक हार्ड स्टेटमेंट आया। अभी आपने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया ना, सेम केस मैं वही चाहता था कि जब ईरानियन वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया गया था, उस टाइम पे भी आप न्यूट्रल रहिए। आपको जो करना है, क्योंकि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, हमारे इंडिया के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बट जिस तरीके से आपने इसका जवाब दिया है कि इंडिया डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन, सेम केस जब यह कहा जा रहा था कि सीज फायर को क्लेम बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरह किया जा रहा था, तो आप ये कह रहे थे कि कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है, सब झूठ है। वैसे ही उस टाइम पे भी आप स्टेटमेंट दे सकते थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने यूएस के स्टेटमेंट को काउंटर किया, चाहे से वो सीज फायर को लेके हो, चाहे से वो ऑयल वेवर को लेके हो, तो उस स्टेटमेंट को भी काउंटर करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को नाराज कर रहे हैं, लेकिन आपको यह पता है कि आपका राइज हो रहा है। पूरी दुनिया को आपके मार्केट की जरूरत है, पूरी दुनिया को आपकी लीडरशिप की जरूरत है। उस टाइम पे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से जयशंकर साहब ने यह कहा कि इंडिया का राइज इंडिया से डिटरमाइन होगा, किसी और की मिस्टेक से नहीं। जब उसके बाद में जो यूएस के सेक्रेटरी आए थे, क्रिस्टोफर लांडू, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, तब भी तो हमने एक स्टेटमेंट दिया था ना। मैं वैसे ही उसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। राइट, तो ये चीज मैं उस टाइम पे भी कहना चाहता था, जैसे ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन उससे एक चीज नहीं छुपती है कि हम अगर, और किसी ने कहा कि रशियन ऑयल हमने बंद कब किया, मैंने कब कहा कि आपने बंद किया? मैंने उस दिन भी वीडियो में दिखाया था कि पहले हमारा अराउंड 22% था, फिर 33 हुआ, फिर 36 हुआ, दैट गॉट ड्रॉप टू 19%। वो सीधा 36 से 19 आ गया, मतलब आधा आ गया। व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज़ हमारे पास सैंक्शंस लग रहे थे। ये कोई बताएगा नहीं, और हमें पता चल चुका था कि अब हम रशिया से बाय करेंगे तो वो महंगा ऑयल पड़ेगा। अब हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब हमें अलग-अलग रीजन से तेल मंगाना पड़ेगा। दैट्स अ नाइस स्ट्रैटेजी। मैं उस स्ट्रैटेजी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि हां, सैंक्शंस का फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता सैंक्शंस का, और सैंक्शन इसलिए पावरफुल नहीं है कि यूएस लगा रहा है। सैंक्शन इसलिए पावरफुल है कि यूएस का जो डोमिनेंस है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाई ब्रिक्स को ये मानना चाहिए कि हमें डी-डॉलरेशन से अलग जाना है। इवन हमारे एशियन रीजन को भी ये देखना चाहिए। हर एक रीजन को यही देखना चाहिए। जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं कि बहुत सारी ताकतें होनी चाहिए जिससे कि यूएस जो है डोमिनेंस ना कर पाए, तो हमारे पास में मल्टी करेंसी क्यों नहीं हो सकती? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट मल्टी करेंसी? मल्टी करेंसी की बात कीजिए। तो मैं वो चीज समझाना चाह रहा था। तो अब हुआ क्या है कि अब जो डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था रशिया की तरफ से, अब रशिया के पास में मौका यह है कि वो हायर ऑयल प्राइसेस की भी डिमांड कर सकते हैं कि अब हम इतने डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे नहीं। और इसीलिए देखिए, रशिया ने जो है डिस्काउंटेड ऑयल सेल जो है इंडिया को मना कर दी है। अब आप बोलेंगे फ्रेंडशिप कहां गई? मैंने कहा है, हर बच्चे बच्चे को पता है, आजकल हर एक बच्चे को पता है। और ये कोई किसी ने कह दिया उसके मानने से नहीं है। बहुत बड़े-बड़े थिंकर्स आ गए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह गए किताबों के अंदर कि सबसे पहले मैटर करता है नेशनल इंटरेस्ट, हमारा खुद का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। रशिया को पता है इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें रशिया को यूक्रेन वॉर लड़ते रहना है, तो ये बेट बहुत ही बेहतरीन टाइम है कि हम ऑयल की और नेचुरल गैसेस की और एनर्जी रिसोर्सेज की इतनी सप्लाई करें, ऐसे प्राइस पे सप्लाई करें जो मार्केट में कंपीट भी कर सके और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ना हो। सो इट्स ऑलवेज अबाउट बिजनेस, इट्स ऑलवेज अबाउट खुद के इंटरेस्ट। और रशिया इस बार आपको पता है कि अपने इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है। इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं कि कहां गई इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ये आप मान के चलिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई यूट्यूबर कह रहा है क्रिएट करना, ना ना, बहुत पहले कह चुके, जिन्होंने स्टार्टिंग से किताबें लिखी है ना, वो पहले कह चुके। इसमें कोई अकेला बंदा या कोई बंदा क्रेडिट करके ले जाए, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट हो रहा है? बिल्कुल इंपैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान के पीएम जो शरीफ हैं, वो साफ साफ ये कहते हैं कि जो हमारी सरकारी गाड़ियां हैं उसमें से 60% गाड़ियां जो हैं वो टेम्पररी हम बंद करते हैं। अगर वो मान लीजिए
100 लीटर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब वो उसका आधा इस्तेमाल करेंगे। स्कूल की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। सैलरीज़, एमपी की सैलरीज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ काटी जा रही हैं। इवन फॉरेन ट्रिप्स को कैंसल कर दिया गया और आप हँस रहे होंगे। देखिए पाकिस्तान किस तरीके से तिलमिला रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको यही पिक्चर दिखाई जाएगी। नहीं, एवरीवन इज़ अफेक्टेड, बी इट इंडिया, बी इट पाकिस्तान, बी इट बांग्लादेश, बी इट चाइना, एवरीवन इज़ अफेक्टेड। जहाँ पे पहले ये कहा गया कि हमारे पास में 74 दिन का ऑयल रिज़र्व है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि हमारे पास में 25 दिन का ऑयल रिज़र्व है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप में है। और इसीलिए जब मैं पढ़ता भी था तो उस टाइम पे ये होता था कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व्स और बढ़ाने होंगे। क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट का वेट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो 74 से अब 25 पे आ चुके हैं। 25 का हमारे पास में बैकअप में है और 25 का बाद में है कि मतलब जो पेट्रोल, गैसोलीन और ये जो डीज़ल है, ये हमारे पास 25 दिन का भी है। 25 दिन का हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व है, इट्स अराउंड 50 डेज़, इट्स नॉट 74 डेज़ जो कि क्लेम किया जा रहा था पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास में इतना है, राइट? जब वॉर शुरू हुई थी। और अभी जो है, आप देखेंगे काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि कमर्शियल जो एलपीजी है, वो मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट को डिमांड फुलफिल करनी है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की। तो उसकी वजह से ये भी कहा गया है रिफाइनरीज़ को कि आप ध्यान होना चाहिए कि आप एलपीजी, एलएनजीज़ इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहो, डाइवर्ट मतलब अपने आप की जो अटेंशन आपकी बाकी चीज़ों पे थी, अब इधर डाइवर्ट कीजिए। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ वी आर फीलिंग इट। तो इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें और बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है, चाइना में भी ऐसा हो रहा है, वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं जब ट्विटर को गो थ्रू कर रहा था, तो पुतिन ने साफ-साफ ये भी कह दिया रशियन गवर्नमेंट को कि आप ये इवैल्यूएट कीजिए, पता लगाइए कि हमें यूरोप को जो एनर्जी सप्लाइज़ है, वो देनी है कि नहीं देनी है। और नहीं देनी है तो फिर हम रिडायरेक्ट करेंगे एशिया की तरफ। अब आप बोलेंगे ये ट्विटर की न्यूज़ थी, फिर उसके बाद में मैंने जो आर्टिकल्स है वहाँ पे भी देखा, पुतिन सेज रशिया में हॉल्ट एनर्जी सप्लाइज टू यूरोप, रिडायरेक्ट देम टू रशिया, इस तरीके से। हालाँकि इसमें पुतिन की कोई गलती नहीं है, मैं पहले बता दूँ। क्यों? क्योंकि यूरोप ने पहले क्या किया, क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था। हालाँकि उनका कोई एग्रीमेंट हो रखा है 2027 तक, जब उन्होंने कहा कि हम जब तक रशियन जो नेचुरल गैसेज़ हैं या जो एनर्जी रिसोर्सेज़ हैं उनको बाय करते रहेंगे। बट आप मुझे बताइए, जब ये यूरोप प्लान बना चुका है कि हम 2027 तक जो एंड कर देंगे या 2027 के मिड तक एंड कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पुतिन जो है नए-नए मार्केट ढूँढेंगे। तो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं और इस टाइम क्या होगा, अगर मान लीजिए यूरोप कहता है कि नहीं-नहीं हम 2027 के बाद में नहीं बढ़ाएँगे, तो पुतिन ये कहेंगे ठीक है, मैं आपकी सप्लाई को थोड़ा होल्ड करता हूँ या फिर थोड़ा ब्रेक करता हूँ और मैं एशिया की तरफ भी जाता हूँ क्योंकि मुझे तो मार्केट देखने हैं ना। और या फिर मान लीजिए यूरोपियन कहते हैं नहीं-नहीं हमें ज़रूरत है, तो ये 2027 का एग्रीमेंट आगे भी जा सकता है। सो दैट इज़ द होल सिनेरियो जो मैं आपको समझाना चाहता था। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। इट मैटर्स टू मी, माय चैनल, एवरीवन। So thank you very much for giving me your precious asset, that is your time, and always remember, live in such a way that universe will be proud of you. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.